बच्चों, मैं प्रिया राठौर फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू ताज़ा फ्रेश चैप्टर और जहर का एक फिर से नया डोज लेकर और लर्न एंड शेयर के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतनी जल्दी फर्स्ट सेकंड चैप्टर करवा लिया, लेकिन आपको पता है मैं सारा एनसीईआरटी सब कुछ करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ उससे। लेकिन हम इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नवंबर हमारा टारगेट है, हमें नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें मॉडल पेपर करने हैं, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, वन शॉट वीडियो आएंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें करनी है। तो हमारा टारगेट है कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस से फ्री कर दिया जाए ताकि आप दूसरे सारे काम कर सकें। तो इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और आई होप आपने जो मेरा चैप्टर नंबर 2 है उसका HW वीडियो सॉल्यूशन और PDF ले ली होगी ऐप पर, तो जो कि ऐप पर ही अवेलेबल है। तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐप पर जुड़ना होगा। तो देख लिया होगा कि उसमें काफ़ी कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, साथ में कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस को भी। तो शुरू करते हैं आज का नया जहर का डोज, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जो कि है बहुत ही स्पेशल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें इसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर फ्लो क्या है। तो चैप्टर फ्लो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनन तंत्र होता क्या है। ठीक है, जनन पढ़ लिया हमने, अब जनन तंत्र क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम युग्मक जनन पढ़ेंगे। जनन तंत्र में आपको पता है नर व मादा, ऑब्वियसली 2 युग्मक बनाने हैं हमें स्टोरी के हिसाब से, और युग्मक जनन पढ़ेंगे कि युग्मक कैसे बनते हैं जनन के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आतर्व चक्र, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पढ़ेंगे हम कि फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारा मेन पर्पस है। और उसके बाद अंतरारोपण यानी इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। सगर्भता मीन्स जो प्रेगनेंसी होती है उसको पढ़ेंगे। भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद प्रसव व दुग्ध स्त्राव मीन्स डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी होती है ह्यूमंस में, उसके बारे में। दुग्ध स्त्राव मीन्स कैसे जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, किस वजह से, क्या है, वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो आपको शायद बुक में ना मिले। तो आज का लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। लेक्चर फ्लो कुछ ऐसा है कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि है क्या ये सब चैप्टर, क्यों है। उसके बाद नर जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं हम आज। नर जनन तंत्र के भाग व संरचना पढ़ने वाले हैं कि नर जनन तंत्र क्या है, उसकी परिभाषा कैसे देनी है, उसके भाग क्या है। और प्राथमिक अंग आज हम सिर्फ कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि हमें इतना ही टाइम मिलेगा, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाएंगे, हमें तो पता है। अब आप बोलेंगे कि हमें रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है, मीन्स हमें जनन क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमें तो पहले से ही सब कुछ पता है, सब बोलेंगे ना, लेकिन नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ वही पता है जो आप जानना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप सोचते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम रिप्रोडक्शन जो पढ़ेंगे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जनन क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर हम फर्स्ट चैप्टर में दे चुके हैं कि जाति को बनाए रखने के लिए, संतति को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, जनन। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, कई बच्चे अपने मन में कुछ ऐसे सवाल लेकर चलते हैं जो वो कभी किसी को बता ही नहीं पाते। वो सवाल एक ऐसा ही एक सवाल मेरे पास है जो शायद आपके भी मन में उठा होगा कि क्या है। तो पहला ये कि जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, और एक चीज जिसे हम कहते हैं सेक्स, इनमें क्यों क्या डिफरेंस है, क्यों हम जनन को सेक्स नहीं बोलते, जो आजकल का फेमस आप सुनते होंगे, समझते होंगे, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो उसकी आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि जनन जो है वो, उसकी परिभाषा आपने पढ़ी है कि जनन क्या है। जनन जाति को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे संतति उत्पन्न होती है। ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर ये क्या है, सेक्स, तो ये सेक्स एक साधन है।
जिसको बहुत ही फेमस, कहीं भी नाम आता है तो आप हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं पूछने के लिए कि क्यों नहीं बोल सकते। तो जनन करने की एक विधि जो है वो है सेक्स है, कि जनन करना है हमें तो पहले हमें सेक्स करना पड़ेगा। दूसरा, जनन बहुत जरूरी है, ये प्रकृति की आवश्यकता है क्योंकि जाति को बनाए रखना है। लेकिन सेक्स क्या है, आजकल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया है, मनोरंजन के लिए यूज करते हैं लोग, है ना। आप जिस एज में रहते हैं, आप जिस एज से गुजर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं तो बहुत ऐसा टॉपिक है तो इसमें ऐसी वैसी बातें भी होगी। लेकिन हम विज्ञान के नज़रिए से इसे पढ़ते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें आजकल हम सुनते हैं, समझते हैं, जो बॉलीवुड की चीज़ों का, फॉरेन का कल्चर जो हम में आ रहा है कि ऐसा है, क्यों है, तो ये सारी चीज़ें और ये रिप्रोडक्शन दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम अपनी जाति को कैसे बनाए रख सकते हैं और इसके जो साइड इफेक्ट अब हम पर आ रहे हैं। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, आप बोलेंगे हमें तो सब पहले से ही पता है। ठीक है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको हम इस चीज से, जो इसके साइड इफेक्ट है, जो इसको क्या बोल सकते हैं आप, काम सुना है आपने, काम वासना जिसको बोलते हैं, तो ये काम है। ठीक है, काम वासना, तो इससे बचाने के लिए आपको इस टाइप की एजुकेशन दी जा रही है। ये तो आपको बहुत कुछ पहले से पता है। साथ में कि आप जो चीज़ें करते हैं, जैसे आजकल हम जो है इतने मॉडर्न हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, तो वैसा नहीं है। ये प्रकृति का एक नियम है, इससे आपको पता चलेगा कि जाति कैसे बढ़ती है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, नेचर में कैसे चीज़ें होती है। अगर आप जैसे आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि बोला जाता है कि हम ऐसा बेबी पैदा कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, जैसा उसका कलर हो, जैसी उसकी आइस हो, ऐसा हम अपने आप ऐसे बोल देंगे, रिक्वायरमेंट लिख देंगे, हमारे सामने एक ऐसा बेबी आ जाएगा। सब सुना है ना आपने। तो वो किस वजह से, ये इस प्रोसेस को पढ़ने, डिटेल स्टडी की वजह से। तो इन सब चीज़ों से आपको अलग करने के लिए ये पढ़ाया जा रहा है कि सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी एक विज्ञान में दुनिया है जिसे हमें पढ़ना है। तो हम उसी मैनर में इसको लेकर चलेंगे। और एक मैं आपको स्टोरी सुना दूं। एक साइंटिस्ट थे कुलेज, जिसको कुलेज टेस्ट भी कहते हैं, शायद आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। उससे आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उन्होंने क्या किया, एक वाइट कलर का चूहा लिया और उसको पिंजरे में बंद किया और रोज़ वो उसके पिंजरे में एक चूहिया बेच देते थे। ऑब्वियसली चूहिया भेजेंगे तो ये सब क्या है, ये हमारे अंदर की हार्मोनल चेंजेस हैं जो अभी आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि ये सब क्यों होता है, हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं विपरीत लिंगों की तरफ या अपोजिट सेक्स की तरफ। तो ये सब हार्मोनल चेंज होते हैं। तो चूहा भी आपको पता है एक मैमल है, तो जब उसके अंदर जो पिंजरे में रोज चूहिया छोड़ी जाती थी तो वो क्या करता था, उससे मैटिंग करता था, मीन्स वही जिसको आप बोलते हैं सेक्स करता था। लेकिन क्यों, क्योंकि वो अपनी जाति को बढ़ाना चाहता था। ज़्यादातर जानवरों में यह क्रिया सिर्फ रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए ही की जाती है। वो तो हम दो पैरों वाले जानवर हैं, हमने उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया है कि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। ठीक है, तो चूहिया रोज नई चूहिया भेज दी जाती थी, तो वो क्या होता था, उससे अट्रैक्ट होता, उसके प्रति हार्मोनल एक्सचेंज होते थे उसमें, तो वो रोज मैटिंग करता था। अब क्या किया, तो ये तो है वो जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों हम अट्रैक्ट होते हैं या किसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स किसी से अचानक अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच भी हो जाते हैं, ये वो प्रक्रिया है। फिर क्या किया, उसने एक ही चूहिया को उसके पिंजरे में बंद कर दिया महीनों तक। तो उसने देखा कि उसने एक बार मैटिंग की, 2 बार की, फिर उसने मैटिंग करना छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या हो चुका था, जनन करना। ये क्या है, ये वो जनन प्रक्रिया है। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी जाति को बढ़ा रहा है। लेकिन जब नई नई चूहिया उसके पास भेजी जाती थी तो हम जो होते हैं वो किस लिए अट्रैक्ट होते हैं, फिरोमोन्स की वजह से। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि जो अपोजिट सेक्स होते हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स में, वो एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फिरोमोन, उसकी वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं। और हर किसी के फिरोमोन अलग अलग तरह से दूसरे, मतलब अपनी स्पीशीज को अट्रैक्ट करेंगे। स्पीशीज से की ही बात कर रही हूँ कि ह्यूमन है तो ह्यूमन को, चूहा है तो चूहे को। तो ये फिरोमोन्स के चेंजेस की वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है हर
इंडिविजुअल में, हर व्यक्ति में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये फिरोमोन्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे चुहिया के जो फिरोमोन्स थे वो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे और वो हर बार नई चुहिया आती तो मैटिंग करता था। लेकिन जब एक फिरोमोन मिलने लगा उसे, तो उसके हार्मोनल एक्सचेंज क्या हो गए, बैलेंस हो गए, और फिर उसने मैटिंग करना जरूरत के हिसाब से, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए करना शुरू कर दिया, रोज नहीं करता था। तो यही बात आपको भी समझनी है। आई होप ये एजुकेशन आपको हेल्प करेगी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप देखना चाहते हैं कि हमने जनन प्रक्रिया पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्यों में जनन जो है वो शुरुआत से नहीं होता या पादपों में भी नहीं होता। हमने कुछ उसकी क्रियाएं पढ़ी थी कि हम भ्रूणीय अवस्था से जनन करना शुरू नहीं करते। तो बस मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करा रही हूँ, वैसे हमने उसको काफी अच्छे से पढ़ा था। तो हमारी 3 अवस्थाएं हैं जिसमें हम पहले जन्म, अब मैं नहीं ले रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट कौन सी अवस्था में आ रही हूँ, किशोरावस्था में आ रही हूँ। तो जब हम किशोर अवस्था में होते हैं, मीन्स हम जब टीनेजर्स होते हैं, जिस अवस्था में आप है, और इसकी मैंने आपको मानव में जो आयु बताई थी वो बताई थी 11 से 19। और अब तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ये आजकल के फैक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो जल्दी ही टीनेज प्रोग्रेस में आ जाते हैं। पहले 11-12 साल के बाद बॉयज़ में मूछें वगैरह निकलती थी या बाल आना शुरू होते हैं। आजकल आप देखेंगे कि 8th या 7th में कई बॉयज़ होते हैं जिनके बाल मूछें आना शुरू हो जाती है। तो वही केमिकल्स खाने का, ये जो हम आजकल के प्रिजर्वेटिव खाते हैं, उनके साइड इफेक्ट है। तो ये जो है वो चेंज हो रही है, बट अभी किताबों में यही चली आ रही है। तो ये हम बोल सकते हैं 11 से 19 साल जो होती है, क्या होते हैं इसमें हम जनन के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल, अभी हम मानव की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसका मैंने आपको बताया कि नर में कौन कौन से, या जो बालक है, क्योंकि अभी हम उसको नर नहीं बोल सकते, जब वो पूरा मिच्योर हो जाएगा 19 साल के बाद, जब उसके सारे ऑर्गन्स मिच्योर हो जाएंगे तब हम उसे नर बोलेंगे। और दूसरा आता है मादा, या हम उसको पहले क्या बोलते हैं, बालिका या लड़की। ठीक है, एक शुद्ध हिंदी वर्ड लिख दिया। इनमें क्या क्या होता है, तो हमने देखा था कि इसमें दाढ़ी मूछें आ जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शरीर की जो कुछ चीजें हैं, जैसे शरीर का निचला भाग है, ठीक है, स्तन कोशिकाएं हैं, जो स्तन है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो शरीर का आकार बदल जाता है। कुछ प्राइवेट जगहों पे, यानी कि जहाँ पे हमारे जननांग होते हैं, या और भी कुछ जैसे बगल के नीचे वगैरह, और बॉयज में छाती पर यानी चेस्ट पर क्या होते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही किस में होता है, गर्ल्स में भी होता है, जननांगों पे वगैरह पे कहाँ आना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, हाइट बहुत बढ़ जाती है, अचानक से क्या होने लग जाती है, ऊंचाई बढ़ने लगती है। साथ ही हमारी जो बॉयज अगर आप देखेंगे तो उनकी क्या होती है, आवाज चेंज हो जाती है, मोटी सी आवाज हो जाती है, फटी हुई सी, है ना। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की भी हाइट बढ़ेगी, बॉयज जितनी नहीं बढ़ती। गर्ल्स की कुछ लिमिटेड, यानी कि आप अगर 11 से 19 मान रहे हैं तो 12, 13, 15 साल तक आयु बढ़ती है, उसके हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आवाज़ कैसी हो जाती है, सुरीली या तीखी हो जाती है। मैम बोल रही है अपनी आवाज़ को मैम सुरीली बोल रही हैं, है ना, सुरीली है हमारी आवाज़, इन बॉयज़ से तो सुरीली है, ठीक है, तो सुरीली हो जाती है। अब कई बॉयज़ की भी सुरीली होती है, वो जीन्स का इफेक्ट है, ठीक है। चौथा क्या होता है, और क्या हो सकते हैं, हम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया, हम में जो हार्मोन्स डेवलपमेंट हो रहा है इस एज में, जो हमारे ये जो जननांग है, मीन्स ओवरी या टेस्टिस है, अभी पढ़ेंगे उनको, तो उनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। इनमें क्या होगा, ये भी वही सेम जननांगों, जो विपरीत लिंग है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। इनमें एक और चीज जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है,
शुक्राणु बनते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अंडाणु बनते हैं, लेकिन अंड के साथ क्या चालू हो जाता है, एक चक्र चालू हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा फीमेल्स के अंदर एक नया लक्षण। ऐसा मेल्स में कोई साइकिल नहीं होता, अंदर चल रहा होता है लेकिन इफेक्टिव बाहर से कोई चेंजेस नहीं नजर आते। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ी सी पहले डिस्कस की थी और इसे अभी भी जानना जरूरी है कि ये किशोरावस्था है जिसे हम टीनेज कहते हैं, और इसी एज के बाद हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जनन। जब तक हमारे जो जननांग है, मतलब अंड है या शुक्राणु है, वो बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेन जनन तंत्र पर कि क्या है जनन तंत्र। ठीक है, क्या है जनन तंत्र? तो जनन तंत्र क्या है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, तंत्र। आपने कोशिकाएं पढ़ी हैं, ठीक है, कोशिकाएं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, यानी टिश्यू बनते हैं। टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो अंग बनता है, यानी ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे अंग मिलके कोई काम करते हैं, कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो ये तंत्र शब्द क्या बताता है कि जनन की क्रिया में बहुत सारे अंगों का क्या है, इंक्लूडेशन है, मतलब बहुत सारे अंग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। हम बोलते हैं ना ये सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम क्यों है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे अंग है, कुछ प्राइमरी यानी प्राथमिक है और कुछ सहायक है जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जैसे कंप्यूटर में मेन ऑर्गन अगर आप सिस्टम में देखें तो क्या होगा, मॉनिटर और सीपीयू, लेकिन जो कीबोर्ड है, माउस है, ये सब सहायक अंग होते हैं। तो ये सारे जो, ऐसा ही इसमें भी समझ सकते हो कि कुछ मेन होंगे और कुछ सहायता करेंगे, और ये सारे अंग मिलकर ही क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। तो एक ऐसा अंगों या ग्रंथियों का समूह जो जनन में सहायक होता है, जनन तंत्र कहलाता है। देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन। जीवों के विभिन्न अंगों, ग्रंथियों का वह समूह जो जनन प्रक्रिया में सहयोगी होता है, जनन तंत्र या जनद तंत्र कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव एक लिंगी जीव है, ये पहले हम बता चुके हैं कि हम जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब हमारी एक बॉडी में एक टाइप का ही सेक्स प्रेजेंट होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अंत इसे नर व मादा अलग अलग जनन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक लिंगी है इसको तो हमने बोल दिया यूनिसेक्सुअल, जिसको हम एक लिंगी बोल रहे हैं। लेकिन नर व मादा दोनों में क्या है, अलग अलग टाइप के जनन तंत्र पाए जाते हैं। तो एनिमल्स के लिए जनरली क्या होता है कि जो एनिमल्स दोनों चीजों को रखते हैं, हम तो नहीं रखते, हम यूनिसेक्सुअल है, लेकिन जो बायसेक्सुअल होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज होता है हर्मेफ्रोडाइट, दूसरे एनिमल्स के लिए। हम हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है। तो ये एक वर्ड मुझे बताना था, कई जगह पढ़ते हैं आप, तो आपको बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट में क्या डिफरेंस होता है ये बताना जरूरी है। बाइसेक्सुअल जनरली प्लांट के लिए भी यूज होता है, लेकिन हर्मेफ्रोडाइट अगर किसी बॉडी के अंदर दोनों ही चीजें एनिमल में है तो वो क्या हो जाएगा, हर्मेफ्रोडाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जो पढ़ने वाले हैं, दो तरह के तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। एक है नर जनन तंत्र जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी पुरुष का, और दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो मादा जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। हाँ, आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन 10th में तो वो इतना सा था, अब हम उसको और छोटा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है नर जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे नर जनन तंत्र में? नर में विभिन्न, वही डेफिनेशन वही रहेगी, पहले वाली जीव की जगह अब नर व मादा आ जाएंगे। तो नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह जो नर युग्मक को, क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या है, नर युग्मक यानी मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, तो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, या नर जनन तंत्र कहलाता है। तो वही अंगों और ग्रंथियों का समूह जो नर के लिए मेल गैमेट उत्पन्न करता है।
कहाँ होती है इसकी स्थिति, यानी कि अगर हम मेल को देखें, पुरुष को देखें, तो नर जनन तंत्र कहाँ होता है, तो नर जनन तंत्र जो होता है वो हमारे पेल्विक रीजन में होता है। अब ये पेल्विक रीजन क्या है कि अगर हम ये इंसान माने, ये इसके शोल्डर, अभी ऐसे ही रफ में बना रही हूँ, है ना, ये इसकी पतली सी कमर, फिर थोड़ा सा हम नीचे से चौड़े हो जाते हैं और ये हमारे 2 पैर आ जाते हैं, 2 पैरों वाला जानवर। तो इसको तो हम यहाँ से यहाँ तक वाले को हम बोलते हैं एब्डोमन रीजन, यानी कि उदर भाग या उदर गुहीय भाग। और ये वाला जो रीजन है ये वाला होता है हमारा पेल्विक रीजन या श्रोणी रीजन जिसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेल्विक बोन भी होती है। अभी जब आप बोन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसीलिए यहाँ पे जो बोन होती है, जो हिप बोन है, आगे जो बोन लगी हुई है, वो सारी पेल्विक बोन्स के अंदर आती है। और ये हमारे जो गए वो पैर। तो इस किसी एरिया में क्या पाया जाता है, नर जनन तंत्र पाया जाता है। एग्जैक्ट पोजिशन अभी हम देखेंगे इसकी, ठीक है। तो नर जनन तंत्र पढ़ा हमने, अब देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और इसका हम चित्र बना के भी देखेंगे कि कैसा होता है नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले है वृषण, जिसको हम प्राथमिक अंग कहते हैं। दूसरा है अधिवृषण, तीसरा है शुक्रवाहिकाएं नलिकाएं, ठीक है, शुक्रवाहक नलिकाएं। चौथा है रसखलन नलिका, पांचवा है शिशन, ठीक है, छठा है शुक्राशय, सातवां है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने लायक है वो कुछ ऐसी है कि ये जो है वृषण प्राइमरी, मैंने आपको बोला कि कुछ जो होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं और कुछ सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। इसको प्राथमिक अंग क्यों कहा, क्योंकि यही हमारा क्या उत्पन्न करेगा, नर युग्मक उत्पन्न करेगा। और नर युग्मक मानवों में क्या है, शुक्राणु है। कई सवाल यह है कि हम पादपों के नर युग्मक को शुक्राणु क्यों नहीं कहते, क्योंकि पादपों का नर युग्मक जो है वो मोटाइल नहीं है, मतलब चलनशील नहीं है, और मानव का जो शुक्राणु है वो चलनशील है, गति करता है। पूंछ दिखाएंगे अभी आप उसको, ठीक है। तो ये नर युग्मक उत्पन्न करेगा, प्लस एक काम जो ये करता है वो है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो अभी हमने बात की, बालों का आना, आवाज होना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इन हार्मोन्स की वजह से। कौन सा हार्मोन है ये अभी हम देखेंगे। बाकी जो ये चीजें हैं जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहक नलिकाएं, रसकलन नलिका, शिशन, शुक्राशय, यहाँ तक, यहाँ से जो है वो सारे कौन से अंग हो गए हैं, सहायक अंग। यहां से शुक्राशय तक, ठीक है, ये भी क्या क्या है, सहायक अंग है। उसके बाद जो बची हुई 2 चीजें हैं, कई जो है किताबें सहायक अंग में ही इन सबको इंक्लूड कर लेती है, पर आप कर सकते हैं, गलत बिल्कुल में नहीं है, क्योंकि ये भी सहायक ही है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अपना टच दे रही हूँ कि ये क्या है, ग्रंथियां है। आपको दिख ही रहा होगा, ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है ग्रंथियों में या सहायक ग्रंथियों में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि क्या प्राइमरी है। इसको प्राइमरी क्यों, क्योंकि मेन काम यही कर रहा है। मेन काम क्या है, नर युग्मक उत्पन्न करना, वो भाई साहब ये कर रहे हैं। मेन काम क्या है, हॉर्मोन्स को बताना, ताकि हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो, सारी चीजें प्रॉपर्ली हो। वो कौन कर रहा है, भाई ये कर रहे हैं, तो इनको प्राथमिक अंग कह देते हैं, ठीक है। बाकी सब इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं विभिन्न अंग व सहायक अंग या सहायक ग्रंथियां, क्योंकि ये सारे सिर्फ हेल्पर है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे हम नर जनन तंत्र को बना सकते हैं, क्योंकि कई बुक्स के डायग्राम ऐसे बने होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कैसे ड्रॉ करना है, तो आज हम उसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कि बाहर से वो कैसा दिखता है। तो बाहर से ये आपके पीछे वाला पोर्शन हो गया, जैसे आप हिप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये आपका मलाशय है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो है वो फ्रेश होने जाते हैं, आप पॉटी करने जाते हैं तो वो यहाँ होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके पैर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पीछे वाला पोर्शन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मलाशय है। इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए बना रहे हैं। बुक में तो बहुत कुछ बना हुआ है, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। अभी एक एक का हम नाम देखेंगे। तो ये जो है वो हमारा शिशन है, ये हमारे जो है वो है वृषण कोश, जिसको हम स्क्रोटम भी कहते हैं। ये शरीर से बाहर की साइड निकले होते हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे क्यों निकले होते हैं। नॉर्मली हम कह रहे हैं कि जो नर जनन तंत्र है वो उदर गुहा में होता है मादा का, लेकिन नर का जो जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र जो है वो उदर से थोड़ा सा बाहर, आप देख रहे हैं बाहर की तरफ लटका हुआ है, तो बाहर लटका हुआ रहता है। इसका रीजन हम देखेंगे जब हम वृषण पढ़ेंगे। वैसे बता देती हूँ आपको, तापमान को नियंत्रित करने के लिए। अभी हम सिर्फ मेन चीजें देख रहे हैं और मैं आपको कलर चेंज करके बता रही हूँ कौन क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट कलर हम ले लेते हैं, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि मूत्राशय। यहां पे हमारे वृषण है, वृषण मीन्स टेस्टिस, जो हम प्राइमरी ऑर्गन कह रहे हैं, तो ये हमारा वृषण है, ठीक है। ये वृषण कोश में स्थित है। वृषण जो है ये आपको सामने से, साइड से दिख रहा है। अगर आप सामने से देखेंगे तो ना तो आपको अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम साइड से बना रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे जो है क्या दिखेगी, ऐसी कुंडलित संरचना दिखेगी जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, यानी कि ये क्या है हमारा अधिवृषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये क्या है हमारे टेस्टिस, ठीक है। सबके इंग्लिश लिख देते हैं। ये स्क्रोटम, वैसे फिर से हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ये मलाशय है, इसको लिखने की रेक्टम बोलते हैं वैसे। ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, ठीक है। अब ये जो अधिवृषण है, यहाँ से एक नलिका निकलती है जिसे हम शुक्र वाहक नलिका कहते हैं। ये शुक्र वाहक नलिका घूमती हुई जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे से जाती है, इस तरह से पूरा घूम के पीछे की तरफ, है ना। यूरिनरी ब्लैडर से पीछे जा रही है, फ्रंट में देखेंगे तो आपको सिर्फ यहीं तक दिखेगी। अब ये पीछे जाकर क्या होती है, शुक्राशय से मिल जाती है। यहां पे हमारे 2 शुक्राशय होते हैं, ये जो शुक्रवाहक नलिका है, यहां पे लिख देते हैं, इसे क्या बोल रहे हैं हम, शुक्रवाहक नलिका, ठीक है। अब शुक्राशय हमारे पास 2 होते हैं, ये शुक्रवाहक नलिका है। शुक्राशय हमारे पास 2 होते हैं, एक ये रहा, एक इसके पीछे का मैं हिस्सा आपको यहाँ दिखा रही हूँ और एक हिस्सा मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 2 हो गए, एक पीछे, एक दोनों ऐसे लगे हुए हैं पीछे, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के ऐसे लगे हुए हैं दोनों। अभी हम फ्रंट वाला व्यू भी देखेंगे। तो ये 2 शुक्राशय है। तो ये जो शुक्रवाहक नलिका होती है, ये शुक्राशय से मिलकर, शुक्राशय की नलिका से मिलकर पीछे से आ रही है, तो शुक्राशय की नलिका ये हो गई, इस शुक्राशय की नलिका ये हो गई, ये दोनों नलिकाएं मिल जाती हैं और उधर से जो हमारा शुक्रवाहक आ रहा है वो भी शुक्राशय की नलिकाओं से मिल जाता है। ये मिल चुका है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, इससे मिल चुका है शुक्राशय। अभी फ्रंट व्यू हम जब देखेंगे, ये पीछे घुस के और शुक्राशय की से मिल चुके हैं। फिर ये दोनों शुक्राशय की जो शुक्राशय नलिका होती है वो यहाँ पे आके एक नलिका समान संरचना बना लेती है। इस नलिका को हम बोलते हैं रसखलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, यानी कि मूत्राशय, मूत्राशय से भी एक नलिका निकलती है जो यूरिन लेकर आती है, तो ये यूरिनरी को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, ये शुक्राशय से जो रसकलन नलिका है ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर से मिल जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मूत्र वाहिका है उससे मिल जाती है और एक नई प्रकार की नली बना लेती है, ये वाली। ये नलिका इसको क्रॉस होते हुए
हमारे शिशन में, मीन्स जो नर का शिशन है वहां पे चली जाती है। ठीक है, ये अलग अलग कलर से इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ गए। तो ये रसकलन नलिका है। अब ये जो हमारी नलिका है इसमें दो तरह की नलिकाएं मिली हुई है, एक तो मूत्र वाली नलिका भी मिली हुई है और साथ में जो हमारे स्पर्म आ रहे हैं यानी शुक्राणु आ रहे हैं वो भी इसके अंदर मिले हुए हैं। तो इसको हम बोल देते हैं मूत्र विसर्जन नलिका। ठीक है, ये शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक को बोलते हैं वासा या वास डिफरेंशिया। बस आपको इतना ही बनाना है, बाकी सारी जो ये मलाशय वगैरह है ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें बुक में बनाई गई है। आपको इतनी चीजें बनानी है, सबको लेबल करना है। तो सारी चीजें हो गई, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहक हो गया, यहाँ पे मूत्राशय हो गया, ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय है जिसको स्पर्म सैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये रसकलन नलिका हो गई। यहाँ से शुक्राणु जो है वो हमारे मूत्र मार्ग से, मीन्स नर के मूत्र मार्ग से मिलकर यहाँ बनाते हैं। अब इस जगह पे एक ग्रंथि होती है, जो दो ग्रंथियों की हमने बात की। इस कनेक्शन पे जहाँ ये कनेक्शन बन रहा है वहाँ पे ऐसी ग्रंथि होती है। ये पीछे की साइड है इसलिए इसके ऊपर नहीं बना रही। ये जो ग्रंथि है ये है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ऐसी ही एक और ग्रंथि होती है वो यहाँ पे होती है। ये भी दो होती है पैर में, मैं अब दोनों साइड बना रही हूँ इस तरह से। ये होती है बल्बे यूरिथ्रल ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है वो है बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, जिसको काउपर ग्लैंड भी कह रहे हैं। तो सारे अंग आ गए और इस तरह से आपको बनाना है। और भी अच्छा बन सकता है, ये थोड़ा बोर्ड पे बनाया है इसीलिए, ड्राइंग पे आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बनेगा। कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा नर जनन तंत्र। और उसके भाग। ठीक है, कोशिश कीजिए इसे बनाने की। अब हम देख लेते हैं मेन ऑर्गन क्या है। शिशन में अगर हम देखना चाहें तो ये जो है ये हमारा शिशन है। शिशन का ये वाला पार्ट जो है, ये आगे वाला पार्ट जो थोड़ा सा मोटा होता है, इसे हम शिशन मुंड कहते हैं। शिशन को पेनिस बोलते हैं, इसे शिशन मुंड कहते हैं। और इस पर जिसको पेनिस, और पेनिस पर, पेनिस के जो आगे वाला मुंह होता है उस पर एक छोटी सी स्मॉल स्किन होती है, सॉफ्ट सी स्किन होती है जिसे हम अग्रशल्क कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेनिस ग्लांस। शिशन मुंड को क्या कहते हैं? पेनिस ग्लांस। चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्राथमिक अंग की। प्राथमिक अंग में हम देखेंगे वृषण मीन्स टेस्टिस क्या होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि टेस्टिस हमारे क्या है, प्राथमिक अंग है नर में। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर एक थैली नुमा रचना में पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था पिछले वाले जो स्क्रीन थी उस पे हमने बनाए थे ये वाले पार्ट जो टेस्टिस थे। ठीक है, इसमें वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। अब ये जो टेस्टिस है ये जिस कवर में रह रहे थे, हमने लेबल भी किया था, उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश या स्क्रोटम। वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में निकले होते हैं। अभी बताया था कि ये पूरे उदर गुहा में नहीं होते, बाहर निकले होते हैं। क्या रीजन है इसके बाहर निकले का? तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि स्पर्म जो है यानी जो शुक्राणु है वो एक निश्चित तापमान पे बनते हैं, यानी कि उन्हें एक
सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये जो वृषण कोश होते हैं ये 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर क्या करके रखते हैं, हमारी बॉडी के 2 से 3 डिग्री नीचे तक का टेम्परेचर इन वृषण कोश में रहता है। और ये वृषण कोश ऊपर और नीचे भी जाते रहते हैं। अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो ये ऊपर की ओर, उदर गुहा की ओर खिसक जाते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो ये नीचे की ओर खिसक जाते हैं। और इसके लिए इनमें मसल्स होती है, ठीक है, स्क्रोटम मसल्स होती है, काफ़ी मसल्स होती है, वो थोड़ा बीएससी लेवल का काम है, आपको नहीं करना है। ये क्या होते हैं, किसी मसल्स की सहायता से ऐसे चिपके रहते हैं स्क्रोटम में, क्योंकि ये तो फिर अगर आप ऐसे रख देंगे तो हिल जाएंगे। अभी देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर। तो वृषण कोश में होते हैं और उदर गुहा से वृषण कोश में होते हैं ताकि तापमान जो है वो नियंत्रित रहे। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। अभी 2 झिल्लियां देखेंगे जब हम इसकी क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वलित होकर बहुत से कोष्ठों का निर्माण करती है या कक्षों का निर्माण करती है, जो 200 से 300 वृषण पालिया कहते हैं, ठीक है, जो कैसी होती है, 200 से 300 होती है, और जिसे वृषण पालिया कहते हैं। अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शुक्र वाहिकाएं आगे जाकर सघन कुंडलित नलिका का निर्माण करती है। ये सारी चीज़ अभी आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगी जो समझ में आ जाएगी, जिसे अधिवृषण कहते हैं। जो एपिडिडाइमिस अभी हमने देखा, ठीक है, वृषण के ऊपर, उसे जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसा दिखता है। वृषण जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो वृषण जो है वो कुछ, पहले आपको बाहर वाला डायग्राम बता देते हैं। अगर हम फ्रंट से देखें तो हमारे पास एक जोड़ी वृषण है, ये क्या है, ये वृषण कोश है जो शरीर से बाहर निकले हुए हैं। इनके अंदर होता है वृषण यानी कि टेस्टिस दोनों तरफ। और आप ये देखें तो टेस्टिस तो सेम होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो एक ऊपर और एक नीचे होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, मीन्स एक जैसे लेवल पे नहीं होते। उसका रीज़न भी है कि कहीं जब हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, यानी जो बॉयज़ हैं या जो भी हैं वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये स्क्वीज नहीं हो जाए, दब नहीं जाए, इनकी सेल्स डेड नहीं हो जाए, उसके लिए ये एक जो कोश है इसमें एक लिक्विड भी होता है जिसको हाइड्रोसिल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोसिल ऊतक होता है जो वृषण को वहां पे फिक्स करके रखता है। वृषण जो है एक मसल या मेम्ब्रेन की सहायता से इस वृषण कोश में फिक्स होते हैं, वरना ये तो हिलेंगे ऐसे अंदर, है ना, घूमते रहेंगे। तो इनको फिक्स करने के लिए क्या होती है, एक मेम्ब्रेन या फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्यूबर्निकुलम मेम्ब्रेन या मसल, जिसकी सहायता से वृषण जो है वो वृषण कोश में टिके रहते हैं। और इसमें एक द्रव्य होता है जिसका नाम बता दिया आपको, हाइड्रोसिल टिश्यू। वैसे आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप हो गया मेरे से, ठीक है। और ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ से उदर गुहा से स्क्रोटम जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर उदर गुहा आ गई, ये हमने फ्रंट व्यू लिया है। तो आप टेस्टिस देख लेते हैं। तो टेस्टिस एक सेम के आकार की, सेम के आकार की संरचना होती है, ये दिख रही है, ये टेस्टिस है। सेम वृषण के बाहर 2 तरह की मेम्ब्रेन की जब हमने बात की है, तो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई बाहरी मेम्ब्रेन, इसको वृषण क्या करते हैं, ये क्या काम कर रही है, वृषण को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है, और इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइना या वेजाइनेलिस, बाहर वाली, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर की तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, अभी मैं पूरी नहीं बना रही क्योंकि मुझे आगे कुछ काम करना है इसमें। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन की हमने बात की, हमने अभी पढ़ा कि वृषण के अंदर 2 तरह की झिल्लियाँ होती हैं, एक बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली को ट्यूनिका वेजाइनेलिस बोलते हैं, अंदर वाली झिल्ली को ट्यूनिका
एल्ब्यूजिनस बोलते हैं, एल्ब्यूजिनस, एल्ब्यूजिनेलिस, ठीक है, ये वाली। यह आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर, अंतर्वलित का मतलब ये, कुछ कोष्ठों का निर्माण करती है। इन कोष्ठ, अब ये कोष्ठ बन गए, इन कोष्ठों को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल या वृषण कोष्ठ, क्योंकि वृषण में है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब, एक लोब है तो, और लोब्यूल या लॉक्यूल भी कहा जाता है, कहीं जगह लॉक्यूल वर्ड भी मिलेगा। इन हर एक लॉक्यूल में ये कितनी संख्या होती है इनकी, इनकी हो गई 200, 250 से 300 के आसपास, ठीक है, एक वृषण में, हम एक की ही बात कर रहे हैं। अब इनमें कुछ छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ये बहुत ही कुंडलित होती है। अब मैं सब में नहीं बना रही, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से 2-3 में बना देती हूँ। यह अत्यधिक कुंडलित होती है। यह कुंडलित नलिकाएं जो है, यही है हमारी शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, अब ये जो नलिकाएं होती है, ये जब टेस्टिकुलर लोब से यानी कि वृषण कोश से बाहर निकलती है तो आपस में मिल जाती है इस तरह से। और एक जाल सी संरचना बनाती है, यहाँ पे बहुत सारा जाल बन जाएगा इनके मिलने से। इस जाल को हम बोलते हैं वृषण जालक या जालिका, वृषण जालक, जिसको रेटेटेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये वृषण जाल, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना हल्का बनाया है, बहुत ज्यादा कुंडलित होता है। ये वृषण जालक फिर से छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। कलर अलग ले लें। ये जो छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही हैं आपको यहां से निकलती हुई, ये है हमारी शुक्र वाहिकाएं, जिसको हम वास इफ्रेंशिया कहते हैं। वास इफ्रेंशिया अलग है, वास डिफरेंशिया अलग है। ठीक है, ये वास इफ्रेंशिया आगे जाकर ये वापस सारी मिल जाएंगी और मिलकर फिर से कुंडलित हो जाएंगी। अब मैं इसको ऐसे कॉइल बना रही हूं। यही हमारा क्या बनाएगी, अधिवृषण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है, जो हमने भाग पढ़े, और इसी एपिडिडाइमिस से वो हमारी नली निकल रही है, जिसे हम शुक्रवाहक नली कह रहे हैं, शुक्रवाहक। एक बार फिर से पुराना डायग्राम देखना चाहेंगे। देखिए, ये अधिवृषण है और ये शुक्रवाहक नली निकल रही है। ये देखिए, ये अधिवृषण है और यहाँ से ये शुक्रवाहक नली निकल रही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया है, आंतरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या है वृषण और इसकी आंतरिक संरचना क्या है। क्योंकि बुक में बहुत खिचपिच सा डायग्राम बना है, आप उसको अलग अलग कलर से, यहाँ पे भी नलिकाएं बनाएंगे
थोड़ा सा पेंसिल से, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखे इसलिए मोटी मोटी बनाई है, पतली नलिकाएं हैं ये, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है इसका। और ये है हमारा टेस्टिस का आंतरिक स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसमें अब हम जो डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो पढ़ने वाले हैं इन शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक संरचना। इसको कट करेंगे, इसका टीएस काटेंगे, ठीक है। और टीएस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको नर जनन तंत्र बनाना आ गया होगा और टेस्टिस भी। तो इसी के साथ आज का जो खून चूसने की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।